हेलो एवरीवन, दिस इज़ अब्दुल करीम। और असेंबली लैंग्वेज में ये 34th वीडियो है। और इस वीडियो में हम डायरेक्टिव्स पढ़ेंगे असेंबली लैंग्वेज में, डॉट मॉडल, डॉट डेटा, डॉट कोड को। मैंने आपको स्टार्टिंग की वीडियोस में कहा था कि मैं आपको बताऊंगा कि जब हम कोडिंग करते होते हैं तो हम डॉट मॉडल, डॉट डेटा और डॉट कोड का इस्तेमाल क्यों करते हैं। जब हम कोडिंग करते हैं तो इनिशियली हम डॉट मॉडल का इस्तेमाल करते हैं, और जब हम वेरिएबल्स बनाना चाहते हैं तो हम डॉट डेटा का इस्तेमाल करते हैं, और जब हम इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं तो हम डॉट कोड का इस्तेमाल करते हैं। तो इनका हम इस्तेमाल क्यों करते हैं, तो इसका रीज़न क्या है। तो इस चीज़ को समझने से पहले हमें एक चीज़ का कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि जब हम कोडिंग करते हैं तो कोडिंग करने के बाद कोडिंग का क्या होता है। जब हम कोडिंग को रन करते हैं, इम्यूलेट करते हैं, तो क्या होता है। अच्छा, सपोज करें आप, ये हमारा इम्यूलेटर है, ये रैम है और ये सीपीयू है। जब भी हम कोडिंग करते हैं तो सपोज करें हम कोडिंग करते हैं इम्यूलेटर में, या किसी हम कंपाइलर में कोडिंग करते हैं, या कहीं भी कोडिंग करते हैं। तो जब हम कोडिंग करते हैं कि उसके बाद अपने प्रोग्राम को रन करते हैं, प्रोग्राम को इम्यूलेट करते हैं, तो सबसे पहले क्या होता है कि जो भी हमारी इंस्ट्रक्शंस होती हैं और हमारा जो डेटा होता है वो रैम के अंदर जाता है। रैम के अंदर उसे कुछ मेमोरी मिलती है। ठीक है, ये रैम है, इसके अंदर इसे कुछ मेमोरी मिलेगी। राइट, सही है। मेमोरी कितनी मिलेगी ये मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, रैम के अंदर से इसे कुछ मेमोरी मिलेगी। ठीक है, ये रैम है। इसे क्या हुआ कि जो हमने इंस्ट्रक्शन लिखी इम्यूलेटर में, उन इंस्ट्रक्शन से इसको मिली कुछ मेमोरी। अच्छा, मेमोरी मिलने के बाद फिर सीपीयू इन इंस्ट्रक्शंस को रैम से उठाएगा और इन इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करेगा, और देखेगा कि इन इंस्ट्रक्शंस में कौन कौन सी चीजें लिखी हुई हैं। उन चीजों के तहत वो बिहेव करेगा और रिप्लाई करेगा। ठीक है, और जो भी ऑपरेशन होगा, जो भी काम हम कहेंगे उसे इंस्ट्रक्शंस के थ्रू सीपीयू परफॉर्म कर देगा। अच्छा, ऐसा नहीं होता कि हम कि इम्यूलेटर डायरेक्ट सीपीयू के पास जाए और इंस्ट्रक्शंस को रन करे। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं होता कि काफी लोग शायद सोचते हैं कि इम्यूलेटर में जो हम कोडिंग करते हैं वो डायरेक्ट सीपीयू के पास जाती है। तो ऐसा नहीं होता। जो भी हम कोडिंग करते हैं वो डायरेक्ट सीपीयू के पास नहीं जाती, वो पहले रैम के पास जाती है, फिर वो सीपीयू के पास जाती है। यानी फर्स्ट स्टेप क्या है, रैम के पास जाना, फिर सीपीयू के पास जाना। ठीक है, तो ये मेन चीज है। अब जब भी हम कोडिंग करते हैं तो कोडिंग के दौरान क्या होता है, हम सपोज इम्यूलेटर में कोडिंग करते हैं तो इसमें भी दो चीजें आती हैं हमारी। हम एक डेटा पार्ट डिफाइन करते हैं इसके अंदर, और दूसरा हम पार्ट डिफाइन करते हैं कोड पार्ट। अगर हम दूसरे कंपाइलर में कोडिंग कर रहे हैं, सी में या सी प्लस प्लस में कोडिंग कर रहे हैं, तो उसमें भी यही चीज होती है। हम कुछ वेरिएबल्स डिफाइन करते हैं, ऐसा समझिए वो डेटा पार्ट होता है, और उन वेरिएबल्स पे जो हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, जो हम इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं, वो कोड पार्ट होता है। तो रैम के अंदर दोनों चीजें जाती हैं, यानी डेटा पार्ट भी जाता है। ठीक है, ये डेटा पार्ट है, डेटा पार्ट, और कोड पार्ट भी इसके अंदर जाता है। ठीक है, यहाँ पे मैं कोड पार्ट लिख दूं, कोड पार्ट, ये दोनों ही पार्ट रैम के अंदर जाते हैं। सपोज करें कि हम जब कोडिंग कर रहे होते हैं, सपोज इंटीजर ए लिखते हैं, तो क्या होता है कि रैम के अंदर ए वेरिएबल का एक स्पेस क्रिएट हो जाता है रैम के अंदर। ठीक है, ए वेरिएबल क्या है, एक डेटा पार्ट है। फिर हम ए की जो इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं, सपोज सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, ऐसा कुछ लिखते हैं, तो इनके लिए अलग से मेमोरी रैम के अंदर बनती है। हम इम्यूलेटर के अंदर डॉट डेटा और डॉट कोड का इस्तेमाल करते हैं और डॉट मॉडल का इस्तेमाल करते हैं। जब हम डॉट मॉडल का इस्तेमाल करते हैं तो हम अपने सीपीयू को बताते हैं कि हमें रैम से इतनी मेमोरी चाहिए, जिसके लिए हम प्रोग्राम लिखेंगे। हम रैम को बताते हैं कि हमें इतना स्पेस चाहिए, फिर हम ये भी बताते हैं कि इतना डेटा के लिए चाहिए और इतना कोड के लिए चाहिए। अब मैं बताता हूं कि किस हिसाब से हम अपने रैम से स्पेस लेते हैं, रैम से हम मेमोरी लेते हैं अपने कोड और
डेटा पार्ट के लिए कैसे लेते हैं मैं आपको। अच्छा, जब हम डॉट मॉडल लिखते हैं तो उसके साथ साथ हम ये सारी चीज़ें लिख सकते हैं, डॉट टाइनी, डॉट स्मॉल, डॉट मीडियम, डॉट कॉम्पैक्ट, डॉट लार्ज, डॉट ह्यूज। सही है, मॉडल के साथ हम ये सारी चीज़ें लिख सकते हैं। इन सारी चीज़ों का डिफरेंट डिफरेंट काम है, मतलब कि अगर हम डॉट टाइनी लिखते हैं तो वो डिफरेंट स्पेस रिजर्व करेगा, अगर हम डॉट स्मॉल लिखते हैं तो डिफरेंट स्पेस रिजर्व करेगा यहाँ पे रैम में, डेटा और कोड दोनों के लिए। यानी टाइनी लिखेंगे तो डेटा के लिए और कोड के लिए एक डिफरेंट स्पेस रिजर्व करेगा, जो मैं आपको बताता हूँ। मॉडल स्मॉल लिखेंगे तो दोनों के लिए अलग स्पेस होगा, ठीक है। मीडियम लिखेंगे तो इनका स्पेस और होगा, मुख्तलिफ होगा, यानी इनसे या बड़ा होगा या छोटा होगा। तो हम जब डॉट मॉडल टाइनी लिखते हैं तो हमारे रैम के अंदर कुछ स्पेस रिजर्व हो जाता है। तो वो स्पेस कितना रिजर्व होता है? वो स्पेस रिजर्व होता है कोड और डेटा दोनों के लिए लेस देन 64 KB स्पेस रिजर्व हो जाता है रैम में, जब हम डॉट मॉडल टाइनी लिखते हैं। कोड और डेटा यानी दोनों का कंबाइन में जो स्पेस रिजर्व होता है वो लेस देन 64 KB या इक्वल टू 64 KB रैम के अंदर रिजर्व हो जाता है, ठीक है। जब हम डॉट मॉडल स्मॉल लिखते हैं तो कोड के लिए 64 KB और डेटा के लिए 64 KB। यानी जब हम डॉट मॉडल स्मॉल लिखते हैं तो कोड के लिए अलग 64 KB स्पेस रिजर्व हो जाता है और डेटा के लिए अलग 64 KB स्पेस रिजर्व हो जाता है। या 64 इक्वल टू 64 KB या इक्वल टू 64 KB डेटा के लिए, दोनों के लिए, मतलब इक्वल भी और लेस देन 64 KB भी स्पेस रिजर्व हो जाता है यहाँ पे। इसके लिए अलग और इसके लिए अलग डॉट मॉडल स्मॉल लिखने से। जब हम डॉट मॉडल मीडियम लिखते हैं कोड हमारा एनी साइज हो सकता है और डेटा हमारा 64 KB। अच्छा, यहाँ पे KB आएगा, सही है, ये मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे KB आएगा। कोड यानी हम अगर इंस्ट्रक्शन लिखें तो एनी साइज की इंस्ट्रक्शन इम्यूलेटर में लिख सकते हैं डॉट मॉडल मीडियम लिखने से। यानी जितनी मर्जी हम इंस्ट्रक्शन लिखें कोई मसला नहीं, लेकिन जो डेटा की साइज है वो 64 KB से लेस देन होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए डॉट मॉडल मीडियम लिखने से। अगर हम डॉट मॉडल कॉम्पैक्ट लिखते हैं कोड हमारा लेस देन 64 KB और डेटा हमारा एनी साइज का हो सकता है। यानी डॉट मॉडल कॉम्पैक्ट लिखने से आप डेटा जितना मर्जी लिखते जाएं कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसके लिए ऐसा समझे कि अनलिमिटेड स्पेस रिजर्व हो गया। लेकिन कोड के लिए जो स्पेस रिजर्व हुआ है वो लेस देन 64 KB या इक्वल टू 64 KB रिजर्व हुआ है रैम के अंदर। अच्छा, जब हम लिखते हैं डॉट मॉडल लार्ज तो कोड हमारा एनी साइज और डेटा भी हमारा एनी साइज। यानी डॉट मॉडल लार्ज लिखने से रैम के अंदर किसी भी साइज का, यानी जितना मर्जी हम डेटा लिख सकते हैं और जितना मर्जी कोड लिखें हम लिख सकते हैं। यानी इम्यूलेटर में जितना मर्जी लिखें लिख सकते हैं, तो वो रैम के अंदर इतनी मेमोरी हमारी रिजर्व हो जाएगी। जब हम डॉट मॉडल ह्यूज लिखते हैं तो भी हमारा जो कोड भी एनी साइज होता है और डेटा भी हमारा एनी साइज ही होता है। कोड हमारा एनी साइज, डेटा भी हमारा एनी साइज, लेकिन ह्यूज लार्ज से थोड़ा बड़ा है। मतलब कि वैसे तो हमें इतनी मेमोरी की जरूरत नहीं पड़ती, हम सिंपली मोस्टली डॉट मॉडल स्मॉल लिखते हैं। आपने देखा होगा जो भी हमने कोडिंग की है, जो भी हमने प्रोग्राम बनाया है असेंबली लैंग्वेज में, उसमें हमने डॉट मॉडल स्मॉल ही लिखा है। आप डॉट टाइनी भी लिख सकते हैं, रिक्वायरमेंट के हिसाब से डॉट मीडियम भी लिख सकते हैं, कम्पैक्ट, लार्ज और ह्यूज भी लिख सकते हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट इनकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती कि एनी साइज के हम इतना बड़ा प्रोग्राम बनाए। या आप 64 KB को ही देखें तो ये भी बहुत बड़ा डेटा है इंस्ट्रक्शन के हिसाब से। ये थी आज की वीडियो। तो आपको उम्मीद है कि समझ में आई होगी। अगर आपको समझ में आई हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा और इसे शेयर करें। और अब अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और डिस्क्रिप्शन में फेसबुक के पेज की लिंक है, उसे लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ब्लेस्ड एंड अल्लाह हाफिज़।